आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रसंग चल रहा था, आपकी बुक है कहानी संग, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर, जिसमें आपकी कहानी है आठ कहानियों में से आपके सेकंड लास्ट, जो कि राजा नरवंशिया कमलेश्वर द्वारा रचित थी। तो उनके विषय में उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व जो था वो मैंने आपको बता दिया था। तो थोड़ी सी उनकी काव्य रचना है, उनकी जानकारी आपको मैंने नोट करा दी थी, जो ये सब थी, और उसकी वीडियो भी मैंने आपको डाल दी है। तो देखिए, थोड़ा सा कमलेश्वर राजा नरवंशिया है और एक कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है। और कमलेश्वर ने लगभग कितने हैं, 12 उपन्यास, 17 कहानी संग्रह, 100 फिल्म पटकथा। इसका मतलब फिल्म के क्षेत्र में भी कहानी लिखने का काम इन्होंने किया है, जिन पर फिल्म बनी है, जिनमें कौन है कि मिस्टर नटवरलाल है, राम बलराम है, बर्निंग ट्रेन है, रजनीगंधा है, आंधी मौसम, सौतन, रंग बिरंगी, ये सब फिल्म जगत में लिखी हुई कहानी है इनकी। और उपन्यास एक सड़क, 57 गलियां, कितने पाकिस्तान के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और समुद्र में खोया आदमी, तीसरा आदमी, काली आंधी, ये सब इनके उपन्यास है। इनका अधूरा अंतिम उपन्यास था अंतिम सफर, जो कि इनकी पत्नी गायत्री के द्वारा तेजपाल धर्मा सिंह द्वारा पूर्ण किया गया था। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो ये संक्षिप्त परिचय था इनका। अब देखिए, अब अपन बात करते हैं कि राजा नरवंशिया, जैसा नाम है राजा नरवंशिया। नरवंशिया का मतलब होता है ऐसा राजा जिसके कोई संतान नहीं हो, निर्वंशिया। इसका मतलब संतान के सुख से वंचित जो राजा है वो निर्वंशिया है। लेकिन इसमें कमलेश्वर जी ने दोहरी कथन के माध्यम से इस कहानी को बनाया है। तो दोहरी कथानक वाली बहुत कम कहानी मिलती है, लेकिन इसमें क्या है कि एक तो लोक कथा है जो बहुत पहले से प्रचलित है, जिसमें राजा रानी है, और एक क्या है, आधुनिक युग की कथा है, जिसमें उसका लेखक का खुद दोस्त जगपति है, उसकी पत्नी चंदा है, जो कि क्या है, निर्वंशिया है। इसका मतलब राजा की तरह उनकी भी कोई संतान नहीं है, वो संतान सुख से वंचित है। लेकिन बात यह है कि राजा निर्वंशिया था तो राजा के भी 2 पुत्र हो जाते हैं, और इधर जगपति जो है उसके भी एक पुत्र हो जाता है। तो अब समाज जो है वो कैसे कैसे व्यंग कसती है, कैसे कैसे लोग ताने मारते हैं। तो राजा तो अपने रानी को लोक मर्यादा या फिर जगत का मतलब मान सम्मान को क्या कहेगा कोई, उससे राजा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, राजा अपने रानी को अपना लेता है। लेकिन एक समाज के बीच में रहने वाला जो व्यक्ति है, जो इस तरह की विडंबनाओं से जूझता है, लोग ताने मारते हैं, क्योंकि अब उसकी पत्नी के क्या है, पुत्र हुआ है जगपति के। तो फिर लोगों के ताने जो सुने हैं, जो मारे हैं, तो व्यंग जो किया है उसके ऊपर, इसीलिए वो राजा की तरह रानी को अपनाता है। ठीक उसी तरह जगपति अपनी चंदा को नहीं अपना पाता है। वो समाज के ताने सुनकर क्या करता है लास्ट में कि अफीम और तेल पीकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो जगपति और चंदा के आधुनिक युग जो मध्यम वर्गीय परिवार जो है, जिसमें उनका जीना दिखाया है, कैसे लोग समाज के अंदर रहते हैं, कैसे लोग ताने मारते हैं, कैसे व्यंग्य कसते हैं, तो उनसे जूझता हुआ परिवार दिखाया है। तो एक समय में क्या है कि एक ही समय जो है उसमें एक पुरानी कहानी, एक नई कहानी को जोड़कर उन्होंने इस कहानी का कथानक तैयार किया है। तो देखिए, अब इस कहानी का जो संक्षिप्त सार है वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद में फिर आप जो है आपको पॉइंटों के हिसाब से कहानी का कथानक मैं बता दूंगा। तो थोड़ा सा उन पॉइंटों को भी आप नोट कर लोगे ना, तो फिर उनसे आपको कहानी का पूरा कथानक सीक्वेंस जो है उसमें आपको बन जाएगा। तो थोड़ा सा, तो देखिए, सबसे पहले अपन जो बात करते हैं, जिसमें दिया गया है कि ये कहानी क्या है
की कस्बाई जीवन पर आधारित दिखाई है, जो आम आदमी की कथानक या फिर कथा कहती है, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 1957। राजा निर्वंशिया कमलेश्वर द्वारा प्रकाशन जो हुआ है वो कब हुआ है इस कहानी का? 1957 में, जिसमें एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियों को एक साथ पेश किया गया है। प्रथम कहानी लोक कहानी है जिसमें राजा रानी है, और इसी दूसरी कहानी जगपति और चंदा के दाम्पत्य जीवन की व्यथा का वर्णन कहती है। राजा निर्वंशिया तथा जगपति दोनों विभिन्न समय के होते हुए भी दोनों एक ही मनोदशा से ग्रसित दिखाए हैं, क्योंकि न तो संतान उसके हैं न कौन के हैं कि जगपति के हैं। तो लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया जो है वो एकदम भिन्न है। भिन्न क्यों है कि राजा तो अपनी चरित्रहीन रानी है उसको अपना लेता है, और जगपति जो चरित्रहीन जो चंदा है उसको वो अपना नहीं पाता है, और लास्ट में वो अपनी तेल और अफीम पीकर क्या करता है कि अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से ये कहानी का थोड़ा सा वो है। अब देखिए, अब मैं आपको आपके पास जो दिखाया है कि अगर आपके पास बुक हो तो थोड़ा सा आप उस बुक का जो पाठ परिचय होता है ना, उस पाठ परिचय को आप देख लीजिए, क्योंकि पाठ परिचय में जो कहानी है उसका सारांश आपको मिल जाएगा, और कहानी का सारांश जब समझ आ जाएगा तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले पाठ का सारांश जो है संक्षिप्त परिचय होता है, उसको पढ़िए, उसमें संक्षिप्त रूप में कथा होती है, और उसके बाद में फिर आप कहानी को पढ़िए तो आपके दिमाग में सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, आपकी जो कहानी है इसमें सारांश दिया है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इसमें क्या दिया है। राजा निर्वंशिया कहानी के रचनाकार कौन है? कमलेश्वर जी हैं, जिसने दोहरे कथानक के माध्यम से इस कहानी का कथानक बनाया है, जिसमें नारियों की संकटों को बड़ी खूबी से, नारियों के जो संकट है, जो समाज परिवार के बीच में नारी रहती है ना, उनके संकटों को बड़ी खूबी के साथ वर्णन किया है। इस कहानी में माँ एक राजा की कहानी सुनाती है। इस कहानी में माँ जो बच्चे बैठे हैं, माँ कहानी कहती है, बच्चे बैठे हुए हैं, माँ ये कहानी सुनाती है। वो कहानी किसकी है? एक राजा की है, जिसकी रानी को कोई औलाद नहीं होती है, कोई रानी की औलाद नहीं है। इस लोक कथा के समांतर कमलेश्वर ने इसी कहानी के समांतर, समांतर का मतलब समान, क्या दिया है कि कमलेश्वर ने जगपति नामक निम्न मध्यम वर्गीय युवक की पत्नी के अंतर संघर्ष को चित्रित किया है। जो कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर के दोस्त हैं जगपति, लेखक के खुद लिखा है उसने कि हम दोनों एक साथ साथ पढ़े हैं। तो फिर उन्होंने जगपति को ही इस कहानी का पात्र बनाया है। तो जगपति नामक निम्न मध्यम वर्गीय युवक की पत्नी की अंतर संघर्ष और उसकी व्यथा को चित्रण किया है। वस्तुतः जगपति की पत्नी जो चंदा है, जो जगपति की पत्नी है चंदा, के भी कोई औलाद नहीं होती है, जैसे राजा रानी के नहीं होती है। परिवार तथा आस पड़ोस के लोग, अब परिवार में जो लोग रहते हैं, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, तो लोग जगपति को निर्वंशिया कह के पुकारते हैं। जगपति को क्या कह के पुकारते हैं? निर्वंशिया, क्योंकि जगपति और चंदा की कोई संतान नहीं। तो निर्वंशिया कह के कर ताना देते हैं। इससे जगपति और चंदा दोनों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि दोनों ही निसंतान हैं। इसके बाद जो उसका दोस्त दयाराम है, उस दयाराम की शादी में जगपति जाता है, और वहाँ जो दयाराम की शादी होकर घर आ जाते हैं, उसके बाद डकैत आते हैं, और वहाँ जो डकैती पड़ती है उसमें जगपति जो लठ बजाता है, और उस समय डकैतों की गोली जगपति को लग जाती है। तो अब देखिए इसमें दिया है कि एक झगड़े में जगपति को गोली लगती है।
अब झगड़ा कौन सा है? ये दयाराम के जब शादी में जाते हैं ना, वहाँ डकैत आते हैं और डकैतों की जो गोलियाँ लगती है वो जगपति को लगती है। तो एक झगड़े में जगपति को गोली लगती है और उसे एक छोटे से अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। किसके? दयाराम के द्वारा, जहाँ जगपति के इलाज को पूरी सुविधाएं नहीं हैं। अब जैसे जानते हो कि आप छोटा अस्पतालों का सुविधाएं नहीं होंगी, वहाँ अस्पताल में एक बच्चन सिंह नामक कंपाउंडर है और उस अस्पताल में कौन है? बच्चन सिंह, जिसका नाम क्या दिया है? मतलब बच्चन सिंह दिया है, जिसका पेशा क्या है? नौकरी करता है वो कंपाउंडर के उस अस्पताल में, जो चंदा से प्रभावित होकर उसे बाहर से दवाइयाँ मंगवाकर जल्दी इलाज करने का आश्वासन देता है। लेकिन जगपति की जो पत्नी चंदा थी, उस चंदा के रूप सौंदर्य को देखकर कंपाउंडर बच्चन सिंह चंदा के ऊपर मोहित हो जाता है और उसको आश्वासन देता है कि यहाँ गवर्नमेंट जो सप्लाई है इसकी दवा से नहीं, बाहर की दवाइयों से जगपति जल्दी ठीक होंगे। तो वो उस मतलब विश्वास में आती है वो और आश्वासन देता है उसको। तो जगपति को चंदा की बच्चन सिंह नज़दीकी खलने लगती है। तो धीरे धीरे जगपति को बच्चन सिंह और चंदा की जो नज़दीकी बड़ी है, उन नज़दीकी से थोड़ा सा जगपति जो है उसको दुख होता है। तभी वहाँ से बच्चन सिंह का तबादला हो जाता है और तबादला हो जाता है। उसके बाद बच्चन सिंह हॉस्पिटल से ठीक होकर घर लौट आते हैं। चंदा उसको घर ले आती है। जगपति चंदा के साथ अपने घर आ जाता है और उसके बाद घर, क्योंकि 2-4-5 महीने रह गया तो उसकी जो मुहर्रम की नौकरी थी वकील के पास वो भी छूट गई, अब कोई धंधा भी नहीं। तो अब उसने क्या है कि चंदा ने बच्चन सिंह के माध्यम से पैसे लेकर इसको जगपति को लकड़ी का धंधा, जो टाल कहते हैं अपन कि लकड़ी का धंधा, उनको चीरना, उनको फासना, उनको बेचना, वो धंधा खुलवा दिया है। तो जगपति चंदा के साथ अपने घर आ जाता है और लकड़ी का धंधा करने लगता है। थोड़े दिन बाद उनसे मिलने बच्चन सिंह उनके घर आता है। अब बच्चन सिंह चाहे कहीं भी हो नौकरी, लेकिन बराबर जगपति के घर उसका आना जाना बना रहता है और चंदा से वो उसका जो प्रेम संबंध है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाते हैं। इससे जगपति को जलन होती है पर वह कुछ कह नहीं पाता। जगपति को जलन होती है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है अपनी पत्नी चंदा के प्रति और बच्चन सिंह के प्रति, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता था उसे। संयोग से चंदा गर्भवती हो जाती है। तो आस पड़ोस के लोग ताना देते हैं। संयोग से चंदा है वो क्या है कि गर्भवती होती है। तो जब आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, आदमी हैं, उनको पता लगा तो फिर आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं वो लोग क्या है ताना देते हैं कि पता नहीं किसका पाप को डो रही है, किसके पाप को, क्योंकि उंगली उठनी है। क्योंकि 4-5 साल बीत चुके हैं, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब से बच्चन सिंह संपर्क में आया है तभी से कुछ मामला गड़बड़ लगा है। इसीलिए किसका पाप डो रही है, जगपति को भी लगता है कि चंदा के पेट में जो बच्चा है वो बच्चन सिंह का है। कौन कहता है? जगपति जब लोग ताने देते हैं, व्यंग करते हैं कि तो सीधी बातें की जब हवा लगती है, चलती है, तो अपन कहते हैं नहीं कि मूसे के बिल में भी लगती है। इसका मतलब सर्वत्र रूप से सब जगह पता लग जाता है। तो खुद जो जगपति है उसके मन में भी ये विचार होता है कि जगपति को भी लगता है कि चंदा के पेट में जो बच्चा है वो बच्चन सिंह का है। चंदा लोगों के तानों और जगपति की उपेक्षा से दुखी होकर अपने भाई के साथ पियर चली जाती है। इसका मतलब कि जब सब जगह खबर फैलती है, जगपति भी ईर्ष्या करने लगता है चंदा से, तो फिर वो अपने भाई को चिट्ठी लिखती है। भाई आता है, भाई के साथ चंदा गांव चली जाती है। लोक कथा में भी रानी राजा के पास वेश बदलकर तब जाती थी। अब देखिए लोक कथा, अब यहाँ चंदा के बच्चा होने वाला है,
यहाँ लोक कथा में भी रानी राजा के पास भेष बदलकर तब जाती है जब राजा यात्रा पर था और राजा को पता नहीं लगा कि ये रानी है जो भटियारिन के रूप में उसके पास आई है, और उसके संबंध हो जाते हैं और फिर उसको भी, रानी को भी 2 पुत्र पैदा हो जाते हैं। लेकिन राजा नहीं जानता कि भटियारिन बन के जो आई है ये मेरी रानी है या कोई भटियारिन है। तो लोक कथा में रानी राजा के पास वेश बदलकर तब जाती है जब राजा यात्रा पर था। वह राजा से संबंध स्थापित करती है और वो भी गर्भवती हो जाती है चंदा की तरह। तो चंदा को भी पुत्र होता है और रानी को भी 2 पुत्र होते हैं। उसके 2 पुत्र, रानी के 2 पुत्र होते हैं। शक तो राजा को होता है पर रानी उसे सारा रहस्य समझा देती है। अरे राजा भी प्रश्न उठाता है रानी के ऊपर कि मैं तो था नहीं, बच्चे किसके हैं, लेकिन क्योंकि यात्रा पर जब कौन गया था राजा, तो भटियारिन का भेष बनाकर रानी ही उस यात्रा में गई थी उसके पास, क्योंकि रानी को स्वप्न आया था कि तेरी मन की मनोकामना आज की रात में पूर्ण होने वाली है, लेकिन उसका आदमी उसके साथ नहीं था, इसीलिए भटियारिन का भेष बदलकर वो कहाँ गई। तो राजा पुत्रों के होने का जश्न मनाता है। उधर पियर में चंदा भी एक पुत्र को जन्म देती है और कोई आकर जगपति को बताता है कि अपने पुत्र के साथ चंदा किसी और के साथ बैठने वाली है। इस समाचार से जगपति को बहुत दुख होता है और अफीम खाकर आत्महत्या कर लेता है। बस यही कहानी की समाप्ति हो जाती है उसकी, और बाकी जो है स्टेप बाय स्टेप मैं फोटो के माध्यम से आपको लिखवा दूंगा, आप उनको लिख लेना। नमस्कार।